नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए NR3 पॉजिटिव वाले का माइनस आई इफेक्ट NH3 पॉजिटिव वाले से कम होता है, ज्यादा होता है, सॉरी। हाइड्रोजन एटम एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या होता है, छोटे होते हैं। तो अपने को लगता क्या है कि एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज वाला है, प्लस आई लगा के कम कर देगा, नहीं, बॉन्ड एंगल की थ्योरी लग जाती है, बॉन्ड एंगल बढ़ते इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पर लिख लेना कि NF3 वाले पॉजिटिव वाले की 13 ऑप्शन में वापस लिख रहा हूं, NR3 वाले से ज्यादा, NR3 वाले का NH3 पॉजिटिव से ज्यादा और NH3 वाले का NO2 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे सीधा सीधा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगा। तो NO2 से भी ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा होगा, NH3 वाला। तो ये इसके एल्काइल ग्रुप के साइज के कारण है। लिखो यहां तक। आप जितना लिखकर याद करोगे, जितने नोट्स बनाओगे, उतना ज्यादा बेटा आपको सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, नॉलेज गेन होगी। नॉलेज गेन करेंगे, क्वेश्चन आंसर अपने से बनेंगे, तो ऑर्गेनिक में अपने आप क्या होगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। अगला जो पॉइंट है हमारे लिए 14th, वो अपन एक सीरीज पे बात करते हैं। अब अपन तो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग पावर NF3 पॉजिटिव का हो गया, फिर हमारे लिए NR3 पॉजिटिव हो गया, फिर NH3 पॉजिटिव, फिर NO2, फिर आ गया हमारा साइनाइड, साइनाइड के बाद आ गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आ गया हमारा कीटोन, कीटोन के बाद आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद विड्रॉइंग पावर है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR ग्रुप, फिर OH ग्रुप। OR और OH में यही हाइड्रोजन एटम, और एल्काइल ग्रुप में एल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम की ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इधर से ज्यादा खींचेगा। फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि कार्बन एटम sp NH2 वाले से ज्यादा। फिर हमारे पास NH2 के बाद आएगा फिनाइल ग्रुप, फिनाइल के बाद विनाइल ग्रुप, और विनाइल के बाद हाइड्रोजन एटम। ये स्टैंडर्ड इंडक्टिव इफेक्ट इसको माना जाता है एज अ जीरो, एज अ स्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास क्या होगी, माइनस आई की एक सीरीज होगी। अब कैसे याद करेंगे, बाय पार्ट्स में याद करेंगे। बाय पार्ट्स कैसे, पहले के जो 5 ग्रुप है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इन 4 पे, नाइट्रोजन एटम पे। फिर साइनाइड हो गया, फिर यहां से इस तरीके से 3 का ग्रुप बनाना कि एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। फिर अपने पास यहां पर 4 का ग्रुप बनाना है हेलोजन, हेलोजन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर कार्बन sp, फिर नाइट्रोजन sp3, देन फिर फिनाइल ग्रुप, देन फिर विनाइल ग्रुप, और बाकियों का कंपैरिजन तो आपको धीरे धीरे पढ़ाया गया। तो ये तो हो गया माइनस आई सीरीज। अब किस पर बात करेंगे, प्लस आई सीरीज पे। एक बार पूरी नोट डाउन करो, पूरी नजर आ रही है, इस तरीके से फ्रेम सेट करो कि पूरा एक बार में लिख ले स्टूडेंट। तो देखो ये तो हो गई माइनस आई सीरीज और माइनस आई का डिस्कशन। अब प्लस आई पर बात करेंगे और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। अब अपन प्लस आई सीरीज, कि कौन कितना ज्यादा प्लस आई पावर शो करेगा। तो प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, वो ग्रुप जो सामने वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का धक्का दे। तो पहली चीज तो ये वाली बात यहां पर ध्यान रखें कि जो भी एनायन है उसकी डोनेटिंग पावर बहुत ही अच्छी खासी होगी।
ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का साइज बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली क्या है, सल्फर पे कम है। तो जितने भी एनायन है ये सारे प्लस आई होंगे। क्यों? एनायन पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो सामने वाले को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ताकि खुद एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनहांस होके नेगेटिव चार्ज की होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो, इंक्रीज हो पाए। एनायन फिर एडिटिव नेचर का है, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, जितने कार्बन एटम पे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उतना ही ज्यादा सामने खींचने वाला जुड़ा हुआ होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, उतनी उसकी क्या होगी, प्लस आई पावर। तो टर्शरी ब्यूटाइल वाले का आइसोप्रोपाइल वाले से ज्यादा, आइसोप्रोपाइल वाले का इथाइल वाले से, और इथाइल वाले का मिथाइल वाले से ज्यादा होगा। एडिटिव नेचर वाली बात है, यहां एक और यहां पर इस कार्बन पे कुछ भी एडिटिव नेचर नहीं, तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा एडिटिव नेचर। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आइसोटोपिक इफेक्ट वाला। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर अपन ने CH3 लगाया, कार्बन को ड्यूटेरियम एटम से रिप्लेस किया और ड्यूटेरियम एटम को ट्रिटियम एटम से रिप्लेस किया, तो CH वाले से ज्यादा प्लस आई किसका होता है, CD का, CD से ज्यादा प्लस आई किसका होता है, CT बॉन्ड का। ये वाली चीज हमारे को ध्यान रखनी है। प्लस आई नेचर जो है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, CH बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CD बॉन्ड, और CD बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CT बॉन्ड। तो बॉन्ड वाइब्रेशन की एनर्जी की होती है कि दो एटम जो है आपस में वो वाइब्रेट करते हैं, तो जितने हैवियर एटम्स जुड़ेंगे उतना ही बॉन्ड वाइब्रेशन क्या होगा, कम होगा। एटम्स गेट क्लोजर, क्लोजर एटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस बॉन्ड की क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, तो सामने वाले पे देने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो CH बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग हैवियर एटम अपन जोड़ रहे हैं उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पास पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्यूपाई हो जाएगी और देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा। तो ये चीज ध्यान रखना। प्लस आई नेचर पे जब बात करूंगा तो CH से ज्यादा CD, CD से ज्यादा CT, ये प्लस आई नेचर भी है और ये इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी है। अब इन तीनों को कंबाइन कर दो तो एनायन सबसे अच्छे देने वाले होंगे। CH2 नेगेटिव की डोनर टेंडेंसी NH वाले से ज्यादा, NH वाले की ऑक्सीजन एटम वाले से ज्यादा, ऑक्सीजन एटम वाले की टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप वाले से ज्यादा, टर्शरी ब्यूटाइल के बाद आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल के बाद इथाइल, इथाइल के बाद CT3 के बाद CD3 के बाद CH3। ये हमारे लिए क्या हो गया, प्लस आई नेचर। एक बार ये पूरा नोट डाउन अब इधर ले लो। और अपन यहां पर और सीरीज में क्या लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे फिफ्थ ऑप्शन अपन लिख सकते हैं कार्बन एटम CT3, तीन तरफ का प्लस आई, तीन तरफ CD3 वाले से ज्यादा, और CD3 वाले का CH3 वाले से ज्यादा। जैसे जैसे दूर जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट रिलेटिवली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। करो, नोट करो इसे। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात अब आपको यहां पर सिखाता हूं। बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज, सब एक ही बात है। बॉन्ड डिसोसिएशन पे बात कर रहे हैं। बॉन्ड किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट सकता है, उस पर चर्चा अपनी चलेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो कोवेलेंट बॉन्ड का है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो होमोलिटिक डिसोसिएशन और एक हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन।
होमोलिटिक डिसोसिएशन एंड हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन। होमोलिटिक डिसोसिएशन कब होगा? जब एटम्स की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? बराबर हो। जैसे Cl2 बॉन्ड है तो Cl2 होमोलिटिक डिसोसिएशन। होमो का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग। अब Cl2 होमोलिटिक डिसोसिएशन क्यों शो करेगा? क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो अपने पास क्लोरीन एटम है उनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बराबर है। तो जब अपन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दोनों क्लोरीन एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेंगे, और कार्बन क्लोरीन पर ऑड इलेक्ट्रॉन अपने को यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इसको बोला जाता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं अपन इन्हें? फ्री रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल। फिर जैसे CH3H है, मीथेन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड को तोड़ने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि कार्बन एटम की ज्यादा है, पर अपन कौन सा डिसोसिएशन लगा रहे हैं? होमोलिटिक। होमोलिटिक डिसोसिएशन का मतलब यह है एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। तो यहां से अपने पास क्या मिलेगा? CH3 डॉट प्लस H डॉट। फिर मान लीजिए इस तरीके से अपन ने इथेन का मॉलिक्यूल लिया, CH3 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो कार्बन कार्बन एटम ने क्या करा? अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है। तो यहां से अपने पास क्या मिलेगा? 2 मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलूंगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को या होमोलिटिक डिसोसिएशन से बनने वाली स्पीशी को क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे। अब बात करते हैं हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन की। हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इसको कैसे तोड़ूंगा? बॉन्ड एनर्जी देने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम क्या करेगा? अपने फेवर में तोड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ खिंची हुई है, डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। तो हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन में बॉन्ड को कैसे तोड़ना है? टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड। तो यहां से हाइड्रोजन कैसे बाहर निकलेगा? प्रोटॉन के रूप में, और क्लोरीन एटम कैसे बाहर निकलेगा? क्लोराइड आयन के रूप में। तो हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन होगा तो हमारे पास एक कैटायन और एक एनायन मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयन पेयर। जैसे यहां पर CH3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख रहे हैं। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड पर अपन ने क्या करा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी। ये बॉन्ड इसके फेवर में, ये डेल नेगेटिव पोर्शन और ये डेल पॉजिटिव पोर्शन। तो अपने पास यहां पर आ गया CH3 C पॉजिटिव चार्ज, CH3 और CH3। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? क्लोरीन एटम पे। तो ये तो बन गया हमारे लिए टर्शरी ब्यूटाइल। कार्बन पे कैटायन को क्या बोला जाता है? कार्बोकैटायन स्पीशी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोकैटायन स्पीशी। प्लस Cl पे नेगेटिव चार्ज, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन। हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन। हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है। जैसे यहां पर और हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ये OH वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम के फेवर में, क्या मिलेगा? एसीटेट आयन। CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज प्लस प्रोटॉन। एसिटिक एसिड से आने वाले आयन को क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। ये अपने पास एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। 2 कार्बन एटम के एसिड को बोलते हैं एसिटिक एसिड। फिर जैसे HNO3 है, ये बॉन्ड इसके फेवर में, प्रोटॉन प्लस NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन।